हो गई। लेकिन ये मुलाकात ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाती क्योंकि एरिस आकर जेस्पर के पिता को उनके और एंजेलो के बीच हुई डील को याद दिलाता है और उसी डील की वजह से जेस्पर के पिता उससे दूर चले जाते हैं। अब वो डील क्या थी वो हमें नहीं बताया जाता, शायद इस एपिसोड में पता चल जाएगा। साथ ही यूरी ने फाइनली जेस्पर को प्रपोज कर दिया था, लेकिन जेस्पर ने उसको हाँ या ना का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो खुद भी कंफ्यूज है कि उसके दिल में यूरी के लिए कोई फीलिंग्स हैं भी या नहीं। तो अब इस एपिसोड की शुरुआत में जेस्पर यूरी की दी हुई अंगूठी को ही घूर रही होती है कि आखिर यूरी ने ऐसा क्यों किया। ये चीज मैंने भी बिल्कुल नहीं सोची थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब समझ नहीं आ रहा मैं उसको जवाब क्या दूं। तभी कमरे में दोस्तों उसकी आंटी आ जाती है जो जेस्पर के पास अंगूठी देखकर कहती है कि अरे वाह जेस्पर, किसने दी अंगूठी तुम्हें? एंगेजमेंट की अंगूठी है क्या तुम शादी करने वाली हो? जेस्पर कहती नहीं 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 आंटी, मैं कहाँ शादी करूंगी अभी। अब आंटी वो अंगूठी जेस्पर की उंगली में पहना कर देखती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट आती है। आंटी कहती है पता है जिसने भी तुम्हें ये दिया होगा ना, बड़े अरमानों के साथ दिया है उसने, पर तुम्हारा मूड देखकर साफ पता चल रहा है कि तुमने उस इंसान को अभी तक हाँ या ना का जवाब नहीं दिया होगा। वैसे वो है कौन? जेस्पर भी कहती है कोई जिसको शायद मैं अभी तक समझ नहीं पाई कि उसके दिल में क्या है। काफी टाइम से हम दोनों साथ में हैं लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसे समझने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो दोस्तों वो अंगूठी निकाल कर दोबारा से डब्बे में डाल देती है। आंटी तो बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ फिर पूछती है क्या तुम उस इंसान को पसंद करती भी हो? जेस्पर कहती है यही तो बात है ना आंटी, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो आंटी कहती है देखो बेटा, मैं जानती हूँ ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो भी फैसला लेना सोच समझ कर ही लेना ताकि आगे जाकर पछताना ना पड़े। इतना कहकर आंटी चली जाती है वहां से। अब आंटी के जाने के बाद जेस्पर सोचती है कि यार क्या करूं, क्या जवाब दूं। काश कोई तीसरा ऑप्शन होता हाँ या ना की जगह भी, तो कितना बढ़िया होता। तभी दोस्तों आंटी फिर से कमरे में आकर कहती है कि बेटा जेस्पर, तुम्हारी माँ का फोन है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। अब जेस्पर बात तो नहीं करना चाहती थी, फिर भी वो फोन उठा लेती है, जहां दूसरी तरफ से जेस्पर की माँ कहती है क्या बात है जेस्पर, आखिर तुमने मेरा फोन उठा ही लिया, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जेस्पर तो अभी भी गुस्से में कहती है कि जो बात करनी है कहिए वरना मैं फोन रख रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है तुम्हें पता है मैं फिर से शादी करने वाली हूँ, क्या ये सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो जेस्पर कहती है इसमें कौन सी नई बात है, 15 से 20 शादियां तो आप पहले ही कर चुकी हो। मैं आपसे बात करके खुश तो नहीं हूँ लेकिन गुस्सा जरूर हूँ क्योंकि आप हमेशा मुझसे कहती भी आ रही हैं कि मेरे असली पिता न जाने कहाँ रहते हैं, उनकी जानकारी आपको कभी नहीं है, आपने यही कहा, लेकिन वो तो यहीं रहते हैं। साथ ही आपने कहा था कि वो मुझसे नफरत करते हैं, जबकि वो पहली बार ही मुझे देखकर इतने इमोशनल हो गए कि क्या बताऊं। आपने इतना बड़ा झूठ क्यों छुपाया मुझसे? तो जेस्पर की माँ कहती है देखो बेटा, उस टाइम हम दोनों का अलग होना था, इसीलिए मैंने तुमसे ऐसा कहा ताकि तुम अपने पिता से मिलने के बारे में कभी ना सोचो। वैसे भी तुम्हारे पिता ने अब तक नई जिंदगी शुरू कर ली होगी। तुम एक बार मुझसे मिलने आओ, हम आराम से बैठकर बात करेंगे और मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझा भी दूंगी। लेकिन जेस्पर फोन साइड में रखकर सो जाती है दोस्तों, क्योंकि उसे अपनी माँ से बात ही नहीं करनी थी। अब जेस्पर जैसे नहा धोकर खाना खाने आती है ना, तभी उसको एरिस दिखाई देता है जिसने उसके कमरे की पहले से तलाशी ले ली थी, जहां से उसको मिलती है यूरी की वही वाली अंगूठी। वो जेस्पर से कहता है कि किसने दिया तुम्हें ये? जेस्पर घबरा जाती है कि इसको कैसे मिल गई है। वो कहती है एक दोस्त ने दी है, लेकिन एरिस कहता है कि पागल समझ के रखा हुआ है क्या मुझे? साफ बताओ किसने दिया तुम्हें? तो जेस्पर भी सच कह देती है यूरी ने दिया मुझे। हैरिस कहता है कि जाओ अभी के अभी ये अंगूठी उसको वापस करो, मैं नहीं चाहता कि तुम सेक्शन ई वालों के साथ अब और ज्यादा रहो। एंजेलो से कहकर तुम्हारा सेक्शन ही बदलवा देता हूँ। लेकिन जेस्पर कहती है पागल हो गए हो क्या, ऐसे कैसे वापस कर दूं? हैरिस कहता है कि मेरी बात मानो, फायदे में रहोगी, वरना मैं कभी भी तुम्हें तुम्हारे पिता से नहीं मिलने दूंगा। जेस्पर भी गुस्से में कहती है क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम मुझे उनसे मिलने नहीं दोगे? हैरिस कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने एंजेलो से कांटेक्ट किया, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कम से कम एक बार ही सही उन्हें तुमसे मिलने दिया जाए। उन्होंने अपना नंबर और एड्रेस भी दिया है, तो अगर तुम अपने पिता से मिलना चाहती हो तो अभी जाओ और ये अंगूठी यूरी को वापस करके आओ, और साथ ही तुम्हें सेक्शन ई भी छोड़ना होगा। जेस्पर परेशान हो जाती है कि यार ये क्या है। वो कहती है कि इतना आसान लगता है तुम्हें दो चीजों में से एक को चुनना? तुम्हारे पास तो तुम्हारे दोस्त फैमिली सब है ना, इसलिए इतनी आसानी से कह रहे हो तुम कि एक को चुन लो। लेकिन एरिस कहता है कि देखो ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, फैसला तुम्हारा है, या तो यूरी और सेक्शन ई या फिर तुम्हारे पिता। इतना कहकर वो चला जाता है। जेस्पर का मूड पहले ही खराब था और फिर पूरी तरह खराब हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ यूरी है जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठा है कि आखिर मेरा जवाब क्या होगा, और वो जवाब मैं खुद भी नहीं जानती। उसी के साथ मेरे दोस्त जिन्हें मैं अपना सब कुछ मानती हूँ, और दूसरी तरफ मेरे पिता जो इतने दिनों के बाद मुझसे मिले हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा किसे चुनो। अगले सीन में जेस्पर कीफर के साथ स्कूल आ जाती है, जहां उसे सारे स्टूडेंट्स क्लास सजाते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वह हैरान रह जाती है कि वाह कोई खास बात है क्या? जिस पर सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता क्रिसमस है ना, उसी के लिए क्लास सजाई जा रही है। वैसे तुम दोनों थे कहाँ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हम लोग? तो कीफर कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस मोहतरमा की है, इसी की वजह से लेट हुआ। तो जेस्पर भी चिढ़ के कहती है कि मेरी गलती कैसे हो गई? तुम्ही ने मुझे पिक करने में देरी की थी, समझ गए?
जिससे लेट हुआ। अब बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि बस बस झगड़ा मत करो, अभी बहुत काम है, दूसरे क्लास को भी सजाना है, क्योंकि बाकी के सेक्शन वाले तो होटल जाकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने वाले हैं। उन्होंने तो हमें सब चीजों से बेदखल भी कर दिया, तो हम यहीं पर क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो जैस्पर कहती है कि अरे इसमें नई बात कौन सी है, जहां मैं पहले पढ़ती थी ना वहां भी सारे क्लास वाले अपनी अपनी क्लास को सजाकर ही सेलिब्रेट करते थे। वैसे भी हमें बाकियों की जरूरत ही नहीं है, हम सब काफी इंजॉय कर सकते हैं आपस में ही। जिसके बाद जैस्पर भी क्लासरूम सजाने के काम पर लग जाती है, लेकिन जब वो लॉकर सजा रही होती है तो उसको वहां पर एला के नाम का लॉकर फिर दिखाई देता है, जिसको देखकर उसके दिमाग में फिर से आग लग जाती है कि जहां भी जाओ एला ही नजर आती है। अब जैस्पर को गुस्से में देखकर कीफर तुरंत एला के नाम पर क्रिसमस का स्टिकर चिपका देता है ताकि जैस्पर को बुरा ना लगे, और जैस्पर उसको देखते रह जाती है कि आज पहली बार इसने एला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है मुझे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है कीफर को अपने सामने ऐसे स्माइल करता हुआ देखकर, लेकिन वो खुद को होश में लेकर आ जाती है। जिसके बाद कीफर को भी उसके दोस्त क्लास सजाने के लिए बुला लेते हैं। अब दोस्तों कुछ देर के बाद जैस्पर लॉकर के नीचे का हिस्सा सजा लेती है, लेकिन ऊपर के हिस्से को सजाने के लिए वहां तक उसका हाथ पहुंचता ही नहीं। तो यूरी आकर कहता है कि लाओ मैं कर देता हूं तुम्हारी मदद। यूरी बड़ा खुश लग रहा होता है, लेकिन उसको देखते जैस्पर मन ही मन सोचने लग जाती है कि यार मैं तो यूरी के बारे में भूल ही गई थी कि इसको भी कुछ जवाब देना है। अभी तक मैंने सोचा भी नहीं कि क्या जवाब देना है। और तभी यूरी का दोस्त उसको किसी काम के लिए बुला लेता है, जो देखकर जैस्पर की तब जान में जान आती है कि चलो फिलहाल तो बच गई, कुछ टाइम और मिल जाएगा सोचने के लिए। तो दोस्तों वहीं सेक्शन ई के सारे स्टूडेंट्स हंसी मजाक करते हुए क्लासरूम को सजा रहे होते हैं मस्त तरीके से। उन्हें खुश देखकर जैस्पर की आंखें भर आती है। वो यही सोच रही होती है कि बहुत कम टाइम में हम सबकी कितनी अच्छी गहरी दोस्ती हो गई, और मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी चीज के बदले में मैं इनको एक्सचेंज कर सकती हूँ। नहीं, तभी उसको पर एरिस की बात भी याद आती है कि अगर उसको उसके पिता से मिलना है तो सेक्शन ई और वहां के सारे बच्चों को छोड़ना होगा। और यही चीज अगेन उसको परेशान करती है कि किसको चुनूं। सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कीफर ये देखकर तुरंत उसके पास आता है और कहता है सब ठीक तो है, उदास क्यों लग रही हो, कुछ बात है तो मुझे बता सकती हो तुम। तो जैस्पर कहती मेरे एक सवाल का जवाब दोगे कि एक ऐसी चीज जिसकी तुम हमेशा से तलाश में थे वो चीज तुम्हें मिलने वाली है, लेकिन शर्त यह है कि उसके बदले जो चीज तुम्हारे पास अभी है उसको छोड़ना पड़ेगा, तो तुम क्या चुनोगे। ये सुनकर कीफर कहता है कि हाँ ये तो डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखती है, उसी के हिसाब से मैं फैसला लूंगा। अब ये सुनकर जैस्पर सोचने लगती है कि मेरे परिवार, मेरे पिता मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन दोस्त की भी उतनी ही अहमियत है मेरे लिए। फिर से समझ नहीं आ रहा कि क्या फैसला करूं। तभी क्लास में यूरी दोबारा आ जाता है। अब जैस्पर उसको जवाब ना देने से बचने के लिए सिन को अपने पास बुला लेती है कि अरे मेरी मदद कर दो यार यहाँ पर आकर। तो यूरी कीफर से कहता है कुछ बंदे बाहर आए हुए हैं जो कह रहे हैं कि वो तुमसे अपना हिसाब बराबर करना चाहते हैं। कीफर कहता है कि भगाओ उन लोगों को यार, उनके अंदर जिगरा नहीं है मेरे सामने ये बात कहने की, अभी जाऊंगा तो सब भाग जाएंगे, छोड़ो उन लोगों को। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स आपस में गेम्स वगैरह खेलने में लग जाते हैं। अब रात को जैस्पर जब घर आती है तो एरिस उससे कहता है कि बताओ बताओ क्या फैसला लिया तुमने, एक हफ्ते का टाइम है तुम्हारे पास, उससे पहले ही जवाब दे देना। इतना कहकर वो चला जाता है। जैस्पर मन में कहती है कि क्या जिंदगी में सारी चीजें मुझे ही चुननी पड़ेंगी, सब कुछ मेरे सर पे सभी ने डाल दिया, बताओ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्या फैसला लूं। यही सोचते सोचते 2 दिन निकल जाते हैं कि तभी वो बंदे दोस्तों जो कीफर से लड़ने के लिए आए थे वो जैस्पर को मारने पहुंच जाते हैं। तो जैस्पर भी सारा अपना गुस्सा उन पर उतारते हुए कहती है कीफर से तुम्हारा मैटर है तो मुझे क्यों मार रहे हो। तो वो सब कहते हैं तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें मारकर उसको तकलीफ देंगे। जैस्पर कहती है अरे गधों, किसने कह दिया तुमसे कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी वहां पर कीफर आ जाता है जो सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी वाइफ पर हाथ कैसे उठाए तुम लोगों ने, और ये कहकर वो सभी बदमाशों की धुलाई कर लेता है। जैस्पर तो देखकर हैरान कि यहाँ मैंने इनको गर्लफ्रेंड कहने से इनकार कर दिया और ये कीफर तो सभी के सामने बड़ी शान से कह रहा है कि मैं उसकी वाइफ हूँ। एक से बढ़कर एक लोग हैं मेरी किस्मत में, यार क्या करूं। तभी यूरी भी वहां पर पहुंच जाता है जो जैस्पर को संभालने लग जाता है। अब जब जैस्पर देखती है कि कीफर उसके लिए उन बदमाशों से लड़ रहा है तो वो बड़ी खुश होती है और प्यार भरी नजरों से उसको देख रही होती है, जो देखकर अगेन दोस्तों यूरी को बुरा लग जाता है कि क्या है यार ये। वो भी कुछ कह नहीं पाता, बस सब कुछ सह लेता है। तो अब सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम में आ जाते हैं जहां सभी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो कीफर जैस्पर से कहता है कि अरे तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया जब वो बदमाश तुम्हें मार रहे थे। जैस्पर कहती है मुझे वो अचानक आ गए, मतलब मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया उन पर। अब यहाँ पर कीफर सेंटा क्लॉज बना हुआ था तो एक आइस बैग जैस्पर को दे देता है ताकि हाथों में लगी चोट जैस्पर आइस बैग से ठीक कर ले। जैस्पर उसे कहती है सेंटा क्लॉज के कॉस्ट्यूम में बड़े प्यारे लग रहे हो तुम। तभी वहां पर यूरी भी आ जाता है। उसको देखकर जैस्पर की हंसी रुकती नहीं, वो बिल्कुल जोकर जैसा लगता है। तभी एरिस दोस्तों
जेस्पर को मैसेज करके कहता है कि कल तक का टाइम है तुम्हारे पास, जवाब दे देना मुझे। लेकिन जेस्पर उसका मैसेज इग्नोर कर देती है। जिसके बाद सभी गेम्स वगैरह खेलने में लग जाते हैं। गेम्स में सभी को डांस करना होगा जब तक म्यूजिक बजता रहेगा तब तक। एक बार म्यूजिक बंद तो सभी को स्टॉप हो जाना होगा। जो हिलेगा वो आउट हो जाएगा। उस गेम के लिए जेस्पर का भी नाम लिया जाता है। लेकिन कीफर कहता है जेस्पर को जबरदस्ती खेलने पर मजबूर मत करो, उसे खेलने का मन नहीं है, वो हमारे खेल को आराम से बैठकर मजा लेगी, बस देखकर सिर्फ। तो बाकी लोग कहते हैं कि उसके बदले कौन खेलेगा, एक प्लेयर कम पड़ जाएगा नहीं तो। ये सुनकर कीफर और यूरी दोनों एक साथ जेस्पर के बदले खेलने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर से कीफर को देखकर यूरी अपने कदम पीछे कर लेता है। जिसके बाद वहां बाकी स्टूडेंट्स भी पहुंच जाते हैं, जिनमें मेका और क्रिस भी शामिल है। मेका जेस्पर के बाजू में बैठकर सभी का गेम देख रही होती है, लेकिन उसका ध्यान गेम से ज्यादा जेस्पर के ऊपर होता है, क्योंकि जेस्पर सभी को छोड़कर सिर्फ कीफर को ही देख रही है और उसको देखकर मन ही मन मुस्कुराती भी रहती है। ये देखकर मेका उसे कहती है, जेस्पर एक बात पूछूं, बुरा मत मानना, क्या तुम्हारे और कीफर के बीच कुछ चल रहा है क्या? मेरा मतलब तुम सिर्फ उसको देखकर मुस्कुराती हो जहां भी जाओ, तुम दोनों साथ ही दिखाई देते हो, कहीं भी कुछ खास बात है क्या? लेकिन जेस्पर कहती, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस एंजॉय कर रही हूँ उनका खेल, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें बता देती। मिका कहती है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, क्योंकि तुम फिर एला वाली लाइन में चली जाओगी जहां दो बंदे तुम्हारे लिए लड़ने लगेंगे। यूरी और कीफर के अंदर तुम्हारे लिए मैंने फीलिंग्स देखी हैं, लेकिन तुम कह रही हो ऐसा कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी टेंशन थी इसलिए पूछ लिया। दोस्तों ये सुनकर जेस्पर ऊपर के मन से तो ना कह देती है, लेकिन उसके दिमाग में कितनी कंफ्यूजन है वो तो हमें ही पता है। अब सारे स्टूडेंट्स खाना खाने आ जाते हैं, लेकिन वहां यूरी नहीं आता। वो अकेले उदास टेबल पर बैठा हुआ है। ये देखकर जेस्पर खाने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, यूरी सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या? यूरी भी कहता है कि नहीं नहीं सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब ये सुनकर जेस्पर कहती है, तो फिर खाना क्यों नहीं खा रहे हो, चलो मेरे साथ खाना खाने। यूरी कोई जवाब नहीं देता। तब जेस्पर उससे कहती है, तुमने जो अंगूठी दी थी वो बहुत अच्छी थी। यूरी कहता है सच में, तुम्हें पसंद आई? वो भी कहती है, हाँ पसंद तो आई, लेकिन वो तुमने मुझे दी क्यों थी? यूरी कहता है, देखो मुझ पर भरोसा रखो, ये टाइम सही नहीं है, लेकिन सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बता दूंगा, उम्मीद है तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगी। जेस्पर कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन मुझे बताना जरूर कि तुम क्या कहना चाह रहे थे। जिसके बाद वो दोनों आपस में बातें करते करते खाना खाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर कीफर आ जाता है, जो जेस्पर और यूरी को एक साथ हंसी खुशी बात करता देखकर थोड़ा उदास हो जाता है, उसका मुंह लटक जाता है। दोस्तों अब उसका ऐसा मुंह देखकर जेस्पर और यूरी दोनों एक दूसरे से अलग हो ही जाते हैं। तभी अचानक से सारे स्टूडेंट्स में झगड़ा होने लग जाता है। उनका कहना होता है कि यहाँ पर चिकन लेग पीस रखा हुआ था, किसी ने खा लिया वो, और हम में से किसी ने भी चिकन नहीं खाया, इसलिए हमें चिकन चाहिए। तब उन्हें दोस्तों सिन टेबल के नीचे से सभी को अकेले ही चिकन खाते हुए दिखाई देता है। सभी का चिकन वो अकेले खा चुका था। सारे स्टूडेंट्स उसकी धुलाई करने वाले होते हैं, लेकिन जेस्पर उसको बचा लेती है। और तब दो बच्चे वहां पर फ्राइड पिग लेकर आते हैं ताकि सभी मजे से उसको खा ले। जो देखकर तो सारे स्टूडेंट्स में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि बस अब तो पेट भर खाना मिलेगा। अब खाने के बाद डेविड जेस्पर के पास आकर उसको एक गिफ्ट देता है। ये देखकर जेस्पर खुश हो जाती है कि वाह, आज बड़ी खुशी से गिफ्ट दे रहे हो, क्या बात है। उस गिफ्ट के अंदर किसी तरह का लॉकेट होता है। दोस्तों डेविड उससे कहता है कि सुनो सुनो, ये गिफ्ट मेरी तरफ से नहीं है, दरवाजे के बाहर ये मुझे मिला, जिस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, तो मैंने ये तुम्हें दे दिया। लेकिन यहाँ पर जेस्पर को ये लगता है कि डेविड झूठ कह रहा है, इसीलिए वो लॉकेट को अच्छे से देखने लगती है। तब डेविड को पर्सी कॉल करके कहता है कि वो गिफ्ट तुमने जेस्पर को दिया ना? डेविड कहता है कि हाँ मैंने तो दे दिया, लेकिन आखिर तुम ये काम मुझसे क्यों करवा रहे हो? तो पर्सी कहता है कि मुझे तुम्हारे अलावा अभी तो किसी पर भरोसा नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं सभी को बाद में सारी चीजें बता दूंगा। अब थोड़ी देर के बाद जेस्पर कीफर के पास आती है, जो खुद भी अकेले बैठा होता है। जेस्पर कहती है, क्या हो गया, अकेले बैठे हो, खाना खा लिया तुमने? कीफर कहते हैं, हाँ खा लिया, जाओ तुम एंजॉय करो बाकियों के साथ, सभी डांस कर रहे हैं, जाओ। इसलिए जेस्पर सभी के साथ डांस करने चली जाती है, जहाँ सारे स्टूडेंट्स काफी खुश लग रहे होते हैं। जेस्पर को खुश देखकर कीफर मन ही मन कहता है, जैसा मैंने सोचा था, जेस्पर वैसी लड़की बिल्कुल नहीं है, उसकी जगह कोई और होता तो इतना बुली करने की वजह से कब का सेक्शन छोड़कर चला जाता। लेकिन जेस्पर ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, उसने ना सिर्फ हमें सुधारा बल्कि हमें खुश रखना भी सिखाया। हर मोड़ पर उसने हमारा साथ दिया, बिल्कुल एक परिवार की तरह। मैंने सोचा भी नहीं था कि जेस्पर के आने से हमारे अंदर इतना बदलाव आ जाएगा। और यहाँ कीफर की बातों से साफ लग रहा है दोस्तों कि वो भी जेस्पर को अच्छी तरह पसंद करने लग गया है। लेकिन कीफर को भी अभी ये चीज पूरी तरह समझ नहीं आ रही है कि हो क्या रहा है। मतलब उसने नहीं सोचा था कि वो प्यार कर बैठेगा, लेकिन प्यार हो गया। अब क्रिसमस पार्टी में सभी यूरी को गाना गाने के लिए जिद करने लगते हैं, तो यूरी भी इसके लिए तैयार हो जाता है।
गाना शुरू करने से पहले वो सभी से कहता है ये गाना खास एक लड़की के लिए है जिसको मैं हमेशा याद करता हूँ। इसके बाद वो गाना गाना शुरू करता है, लेकिन ये देखिए दोस्तों, गाते हुए वो सिर्फ जैस्पर को देख रहा होता है। ये देखकर जैस्पर अपनी नजरें नीचे कर देती है कि यूरी तो मेरे लिए ही गाना गा रहा है। उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लगता है। अब दोस्तों, कीफर जैसे ही ये चीज नोटिस करता है उसको भी बुरा लग जाता है। अब ये देखकर जैस्पर कीफर की ओर अपनी नजरें कर लेती है ताकि कीफर को बुरा ना लग जाए और वो कुछ गलत ना समझे। लेकिन अब इस चीज से यूरी को बुरा लगने लग जाता है कि जैस्पर मेरी तरफ नहीं देख रही है, जबकि मैं उसी के लिए गाना गा रहा हूँ। मुझे देखने के बजाय वो कीफर को देख रही है। बताओ, बेचारी जैस्पर तो अलग ही सिचुएशन में फंस चुकी है। एक तरफ जाती तो दूसरे को बुरा लग जाता, दूसरे की ओर जाती तो पहले वाला नाराज हो जाता। बेचारी पूरी टाइम बस कंफ्यूज रहती कि किसको भाव दूं, किसको ना दूं, किसको क्या जवाब दूं। अब अगले सीन में जैस्पर को क्लास का एक बच्चा जिसका नाम किट है वो क्लासरूम के बाहर रोते हुए दिखाई देता है। जैस्पर उसके पास जाती है और कहती है सब ठीक तो है, क्या हो गया है तुम्हें? तो किट बताता है कि मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है क्योंकि मेरे घर वालों को पता चल गया था कि मैं एक लड़के को डेट कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे सामने दो ऑप्शन रखे कि या तो मैं उन्हें चुनूं या फिर अपने बॉयफ्रेंड को। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, किसे चुनूं। अपने बॉयफ्रेंड से तो मैं अभी मिला हूं, मैं जानता हूं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरा रिश्ता मेरी फैमिली से उससे भी पहले का है, इसीलिए मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। मुझे मेरी फैमिली को ही चुनना होगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों चीजें चुन लूं? आखिर हमेशा एक ही ऑप्शन क्यों दिया जाता है? ये सुनकर जैस्पर भी सोच में पड़ जाती है कि सेम हाल मेरा भी है यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या चुनूं। वो उससे कहती है अपने परिवार और बॉयफ्रेंड दोनों को समझाने की कोशिश करो, बस यही एक तरीका है जिससे तुम दोनों चीज हासिल कर सकते हो। ये सुनकर किट को थोड़ी हिम्मत मिलती है और वो दोबारा से पार्टी में शामिल हो जाता है। अब सारे स्टूडेंट्स क्लास में फिर से गेम खेलने लगते हैं। इस गेम में ड्रू किसी भी चीज का नाम लेगा तो बाकियों को उस चीज से मिलती जुलती चीज लानी होगी। तो ड्रू जैसे क्यूट कहता है तो कीफर तो तुरंत जैस्पर को गोदी में उठाकर सामने लेकर आ जाता है कि मेरी नजर में सबसे क्यूट तो जैस्पर ही है। और ये देखकर सारे बच्चे हैरान भी और खुश भी कि वाह यार, बढ़िया दिमाग लगाया कीफर ने। पर यार वही वाली बात हो गई दोस्तों, अब यूरी को बुरा लग जाता है। इसीलिए यूरी जैस्पर को अपने पास बुलाकर कहता है कि आओ मेरे पास बैठो, यहाँ से हम आगे गेम देखेंगे। इसीलिए जैस्पर उसके पास बैठ जाती है। अब ड्रू लव से जुड़ी चीजें सभी को लाने को कहता है। ये देखकर तो दोस्तों आपने सही गेस कर लिया, यूरी जैस्पर को गोद में उठाकर बीच में लेकर आ जाता है। सारे लोग कहते हैं यूरी बार बार जैस्पर ही थोड़ी आएगी आगे, और वैसे भी ड्रू ने लव कहा, फ्रेंडशिप थोड़ी कहा जो तुमने जैस्पर को उठा लिया। कीफर दोस्तों बस दूर से सारी चीज देखकर शॉक में था कि यूरी पागल हो गया है, क्या कर रहा है ये? तो यूरी सभी से कहता है कि मैंने जैस्पर को इसीलिए उठाया क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे लिए लव वही है। बस क्लास में एकदम सन्नाटा दोस्तों। सभी कहने लगते हैं कि जैस्पर तो हेला का वर्जन 2.0 बन गई, सेम हाल हो गया इसका भी। जैस्पर तुरंत वहां से साइड होकर बाकी दोस्तों के साथ आकर बैठ जाती है और कीफर अपने मन में कहता है कि मैं ये चीज दोबारा नहीं होने दूंगा। आखिर इस यूरी की हिम्मत कैसे भी जैस्पर के साथ ऐसा करने की, पर मैं करूं भी क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब सारे स्टूडेंट्स आज का लास्ट गेम खेलते हैं। इस गेम के हिसाब से सभी को अपने अपने घर से गिफ्ट लेकर आना था। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए उन गिफ्ट्स को एक साथ रखा जाएगा और उनमें से वो गिफ्ट सभी को दिया जाएगा। एक बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी गिफ्ट पर किसी का नाम नहीं लिखेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो गिफ्ट उसी नाम वाले बंदे के पास जाए। इसीलिए सभी अपना अपना गिफ्ट एक साथ आपस में शफल करके एक दूसरे को दे देते हैं। और जब सभी अपना अपना गिफ्ट खोलते हैं तो सभी में एक से बढ़कर एक मजेदार चीजें होती है। यूरी को पता है क्या मिलता? झाड़ू मिलता है दोस्तों, किसी को चम्मच, किसी को हैंगर, तो किसी को कुछ। उनमें से सिन को एक एडल्ट मैगजीन मिल जाती है। ये देखकर जैस्पर तुरंत ही वो मैगजीन कचरे में फेंकते हुए कहती है कि आखिर ये सब गिफ्ट कौन लाया? लेकिन जब बेचारी वो अपना गिफ्ट खोलती है तो उसमें बहुत ही छोटे कपड़े होते हैं। ये देखकर जैस्पर का दिमाग घूम जाता है कि किसने दिया मुझे ये गिफ्ट, उसकी टांग तोड़ दूंगी मैं। तब सभी कहते हैं कि ये तो सिन का काम है, इसी ने क्या होगा पक्का। जो सुनकर सिन वहां से भागने लगता है और जैस्पर उसके पीछे चली जाती है कि इसकी धुलाई करती हूँ आज। वो जब वापस क्लासरूम में आती है तो सारे स्टूडेंट्स उसको आपस में मस्ती मजाक करते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर जैस्पर को वो दिन याद आ जाते हैं जब शुरुआत में वो क्लास में आई थी, जहाँ सारे बच्चे उसे बुली किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो सबकी दोस्त बन गई और एक फैमिली मेंबर की तरह रहने लग गए सब। वो पुराने पलों को याद करके एकदम इमोशनल हो जाती है। वो फैसला कर लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी इस फैमिली को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती। इसके बदले मुझे किसी भी चीज को क्यों ना छोड़ना पड़े फिर, पर मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कीफर उससे कहता है तुम फिर रोने लग गई, सब ठीक तो है ना? तो जैस्पर कहती है अरे ये खुशी के आंसू है, सभी को इतना खुश देखकर मेरी आंखें भर आई। कीफर कहता है बस बस बहुत हो गया,
ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, वरना सब फिर तुम्हें परेशान करने लगेंगे। आओ साथ में फोटो खिंचवाते हैं। जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स एक साथ खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवाने लगते हैं। जैस्पर उन सभी में शामिल होने से पहले एरिस को मैसेज करके कह देती है कि मैं सेक्शन ई नहीं छोड़ सकती कभी भी, चाहे उसके लिए मुझे मेरे पिता से ही दूर क्यों ना होना पड़ जाए। जिसके बाद वो सभी के साथ फोटो खिंचवाती है और इसी के साथ ये एपिसोड